ओके, गुड इवनिंग। सो मैं ऑडिबल हूँ उन लोगों को? बाकी लोग जो भी क्लास में हो, सो तुम अनम्यूट करके बता सकते हो, ठीक है? कौन कौन लोग हैं? मनोज, तुमने क्यों ज्वाइन कर लिया भाई? तुमने तो पढ़ रखा है ना? अच्छा, तुम ऐसे ही देखने आए हो, ठीक है। सो बाकी लोगों को आवाज आ रही है? अवसार, जतिन, बताओ आप। आ रही है सर, आ रही है। हाँ ठीक है, चलो। तो ये आपको दिख रहा होगा मैंने पार्टीशन कर दिया है। तो लाइक एक तरफ ये बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। सो ये बुक मैंने खोल दिया ताकि आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा और इधर मैं लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। सो ये मेरे लिखने के लिए बोर्ड है, ये समझ लो आधा बोर्ड है और आधा एनसीईआरटी किताब है, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे, रेफरेंस लेकर चलेंगे। तो बाकी आपके पास भी घर पे बुक्स होगा ही, लेकिन यहाँ देख सकते हो इधर बुक है और इधर मैं लिखूंगा। तो सो जैसे मैंने बताया था कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11th की क्लास होगी और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 12th की क्लास होगी, ठीक है। टाइम 9 to 10 PM होगा, ठीक है। सो ये हमारा शेड्यूल है। सो आज ट्यूसडे है, सो आज 11th की क्लास है, हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल वेडनेसडे है, सो कल 12th की क्लास होगी और पहला चैप्टर 12th का जो बुक का पहला चैप्टर है वो कराएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, सेट थ्योरी से। और बाकी आप लोग इंटरेक्ट करना, ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपका भी फायदा है। और जो लोग 12th में भी चलेंगे वो भी 11th एक बार कवर कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं तुम्हें 12th में भी हेल्प करेगी। जैसे कि कल के लेक्चर में आपने क्या देखा कि मैंने बताया कि 11th के कौन कौन सा चैप्टर है जो 12th से रिलेटेड है ना। जैसे सेट्स पढ़ोगे ढंग से तो इसका सेकंड चैप्टर 11th में है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें ये हेल्प करेगा। फिर रिलेशन फंक्शन जो 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है वो जहां खत्म होता है वहीं से क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है चीजें, है ना। तो एक बार अगर आप थोरोली आपके पास सारा बेसिक्स क्लियर है तो आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी हमारे सामने है, ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चैट में लिख सकते हो, चैट का ऑप्शन है आपके पास, और अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर क्वेश्चन पूछने के बाद आप फिर म्यूट कर देना। सर इसका नोट्स में मिलेगा क्या? जी जी, जो मैं लिखूंगा इधर ना, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। कल का नोट्स मैंने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये जो भी मैं लिखूंगा ये नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। तो बाद में भी आप नोट कर सकते हो, या चाहो तो मेरे साथ भी नोट कर सकते हो आप, जैसे अच्छा लगे। और बाद में इसका पीडीएफ भेज दूंगा, देख देख के बाद में नोट कर सकते हो। या अगर समझ आ रहा तो ठीक है, किताब में सब लिखा है, किताब ढंग से पढ़ो। तो ये मैंने इसलिए बोला है कि तुम घर पे जब पढ़ते हो तुम कोशिश करो एक एक लाइन पढ़ो, कितना ही टाइम जाएगा। तो एक एक लाइन पढ़ो, उससे क्या तुम्हें और भी चीजों की जानकारी होगी, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, ये टॉपिक किसने दिया, इसका यूज कहाँ है, ये सब इसमें लिखा रहता है एनसीईआरटी में। फिर बीच में बाद में आके वो फॉर्मूला आता है, डेफिनेशन आता है, फिर एग्जाम्पल आता है, एक्सरसाइज आता है। तो एग्जाम में तो आपके सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे, या तो वो एग्जाम्पल होंगे या एक्सरसाइज होंगे, है ना। या बाहर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम तो सीख रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बाद तो ईजी हो जाएगा। आपने सीख लिया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर तो है ना, कोई भी क्वेश्चन बाहर का भी आ गया तो क्या दिक्कत है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना अगर हमने प्रैक्टिस किया है तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी है ना, ये क्लास 11 का एनसीईआरटी है, और ये तो मैं इस पे लिख भी सकता हूँ, इस पे भी, ठीक है ना। सो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ ओके, और इधर भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक, दोनों तरफ लिख सकता हूँ। ओके, सो पहला चैप्टर है क्लास 11 का, चैप्टर का नाम सेट्स है। तो सीधा सिर्फ मैथमेटिक्स डिस्कस करने पहले कुछ और भी तुम डिस्कस कर सकते हो। जैसे अभी शुरुआती क्लास है, थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के भी एग्जाम चल ही रहे हैं ना, तो उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। ऐसे तो फ्री है, कभी भी कर सकता है, यूट्यूब पे लाइव भी है, चल रहा है अभी भी, और रिकॉर्डिंग भी बाद में अवेलेबल रहता है, तो कोई कभी भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लाइव का फायदा ये है कि तुम लाइव में क्वेश्चन पूछ पाओगे, है ना, ये चीज़ें हैं, और हमें बता सकते हो, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। अब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करता था ना, बोर हो जाता है लिखते लिखते, तब क्या बातें करते हुए इजीली हो जाएगा ना, ये चीज़ है। चलो, तो जैसे शुरू किया, कहाँ से करते हैं ये लोग। सो इनका शुरू इन्होंने किया है लाइक सेट। तुम अगर ये पैराग्राफ पढ़ोगे, ये क्या बता रहा है कि सेट का यूज कहाँ है। तो ये सब तुम घर पे पढ़ना, मैं यही कहूंगा, घर पे जब तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है, यू रीड ईच लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट serves as a fundamental part of the present day mathematics. Today this concept is being used in almost every branch of mathematics. ये बता रहा है कि मैथमेटिक्स सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑलमोस्ट हर ब्रांच में यूज होता है। मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेस है ना, आगे तुम पढ़ोगे, जैसे अलजेब्रा है, कैलकुलस है ना, कोऑर्डिनेट्स है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेस हैं। सो उसमें यूज होता है। ये सब तुम घर पे पढ़ना, कुछ समझना है तो बताना, है ना।
जैसे सेट किसने दिया, तो ये लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ सेट बाय डेवलप्ड बाय, है ना, जॉर्ज कैंटर। सो इस तरह से ये सब इंफॉर्मेशन है। तो मैं सीधा मैथमेटिक्स पार्ट पे आता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई पढ़ना बाकी, ठीक है। सो मैं सीधा आगे आता हूँ। सो हम सीधा आते हैं सेट पे, ठीक है, सेट क्या होता है, ओके। सो मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ कि सेट होता क्या है, ठीक है। सो सेट का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। सेट एक्चुअली एक कलेक्शन है, मतलब जैसे अब क्या है, कोई भी कलेक्शन ले लो, जैसे मान लो बोलो मैं कलेक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, तो उसमें क्या आएंगे, जैसे तुम आ गए, तुम्हारे सिस्टर, ब्रदर, है ना, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इस तरह से। तो अगर मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, तो तुम्हारे फैमिली में जितने लोग हैं वो लोग आ जाएंगे। तो इस तरह सेट एक कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन दो तरह के होंगे। क्या होगा कलेक्शन, एक कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड और एक होगा नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, सेट एक कलेक्शन है, लेकिन इसका मतलब कि हर कलेक्शन सेट है। तो अब मैं थोड़ा क्लासिफाई कर रहा हूँ इसको कि कौन सा वाला कलेक्शन सेट होगा। सो जो कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड होगा उसको हम सेट बोलेंगे, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ कलेक्शंस लिखता हूं, आपको समझ आएगा। चलिए तो देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं पहला कलेक्शन ऑफ, मान लो क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक कलेक्शन लिखा मैंने, और दूसरा कलेक्शन लिखता हूं कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं दो कलेक्शन लिखा हूं, पहला और दूसरा। अब मैंने यहां पे क्या किया, दो कलेक्शन लिखे हैं, है ना। सो एक है कि एक कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, जो भी क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है ना, जो इंडियन टीम है उसकी बात कर रहा हूं, या इंडियन टीम लिख सकता हूं मैं, ठीक है, जो अभी इंडियन टीम में खेल रहे हैं इस तरह से, या कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ जैसे इंडियन टीम। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। तो अब मुझे क्या डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है ना। मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो कैसे डिसाइड, क्या क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इसका ये होता है कि कोई पर्टिकुलर मेंबर तुम उठाओ उस कलेक्शन से, या कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर कहीं से भी उठा लो, तो तुम बिल्कुल क्लियर हो ये डिसाइड करने में कि वो मेंबर उस सेट में होगा या नहीं होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये नहीं कि कोई बोल रहा है कोई बोल रहा नहीं है, तो कंफ्यूजन हुआ तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे आ जाओ, जैसे हम लिखा कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन टीम, है ना, मैंने क्या लिखा कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन टीम, तो क्रिकेटर्स लिख दिया, तो जितने भी क्रिकेटर्स है वो सब इस कलेक्शन में आ गए, है ना। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लो, चलो जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लो जो फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या कोई फुटबॉलर इस कलेक्शन में आएगा, यस और नो। कोई इंडियन फुटबॉल टीम का मेंबर है तो क्या वो इस कलेक्शन में आएगा, क्रिकेटर्स के कलेक्शन में नहीं आएगा, है ना। तो जैसे आप क्लियर हो और हम भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर उठाए तो मुझे बिल्कुल ये क्लियर हो कि वो उस सेट में है या नहीं है। तो ये मतलब है वेल डिफाइंड वर्ड का, कि वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब ये है कि ये बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब दूसरा आते हैं, अब दूसरा कलेक्शन देखो जरा, क्या लिखा मैंने, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन टीम। अब ये जो बेस्ट वर्ड है ना, इसमें प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो कोई एक क्रिकेटर का नाम उठा लो, जैसे तुम्हारा कोई फेवरेट क्रिकेटर होगा, जैसे अभी कोई उठा लो, जैसे अभी जो कोई खेल रहा है, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कोई भी कोई क्रिकेटर का नाम बताओ तुम में से, चलो विराट कोहली, ओके। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर है या नहीं है, तो तुम्हारे हिसाब से है, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको विराट कोहली पसंद ना हो। जैसे अभी पिछले 2-3 साल में विराट कोहली ने एक भी शतक नहीं मारे थे, तो लोग लगने लगा था इसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, अब इसको बाहर हो जाना चाहिए। अभी जो पिछले 2-3 साल में नहीं था ना, अभी बहुत दिन बाद, आई थिंक 1 साल बाद या 2 साल बाद उसने सेंचुरी बनाए हैं, है ना। तो उस बीच में जब वो रन नहीं बना पा रहा था, लोग क्या कह रहे थे फिर कि अच्छा नहीं खेला, दिस है। तो कहने का मतलब क्या है, जो बेस्ट वर्ड है ये स्पेसिफिक है, जैसे तुम्हारे हिसाब से बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं हो सकता है। रिपीटिंग, जैसे यहाँ सिर्फ क्रिकेटर था
तो क्रिकेटर होने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर क्रिकेट खेलता है वो इंडियन टीम में तो क्रिकेटर है, इट्स फाइन, देयर इज नो कंफ्यूजन। बट यहाँ जो बेस्ट वर्ड यूज हो गया ना, ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बेस्ट वर्ड वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? कि मेरे हिसाब से हो सकता है विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर नहीं हो इंडियन टीम में, कोई और हो उससे अच्छा, और तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, तीसरे पर्सन नहीं हो सकता है, तो यहां प्रॉब्लम है। पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो वर्ड लिखा है बेस्ट क्रिकेटर, ये एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जो सबके लिए सेम मीनिंग रखता हो, ऐसा नहीं कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट मीनिंग हो, फिर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड होने का मतलब है सबके लिए सेम मीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो दूसरा कलेक्शन जो मैंने लिखा है, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? नहीं है सर। तो ये सेट होगा क्या? नो सर। दूसरा वाला सेट नहीं होगा, पहला वाला सेट होगा या नहीं? फर्स्ट वाला फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट क्या है? टीम ऑफ, हम लिखा कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन टीम, तो जो भी क्रिकेटर्स हैं वो सब इसमें आ गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं बेस्ट, जैसे कुछ और एग्जांपल लिखता हूं मैं, या एनसीईआरटी से, इसे इधर से उठा लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, थोड़ा सा एनसीईआरटी का रेफरेंस ले लेते हैं। तो जैसे ये कहना चाह रहा है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, तो जो प्लेइंग कार्ड, जो ताश हम लोग बोलते हैं, ताश के पत्ते हैं, तो उसमें 52 कार्ड होते हैं, तो उसका कलेक्शन लोग, उसमें 52 कार्ड आएंगे। तो ये सब वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम मीनिंग है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने क्राउड ऑफ पीपल, जैसे कुछ पर्टिकुलर जगह पे जो क्राउड हो गया उसका कलेक्शन हो गया। जैसे अब ये क्रिकेट टीम जो मैं भी एग्जांपल लिया, सो कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स आल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शन फॉर एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स, तो मैथमेटिकल टर्म्स हो गए। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया है, जैसे ऑड नंबर्स का कलेक्शन, जैसे पता ही है तुम लोगों को कि ऑड, इवन, तो इस तरह बात करता हूं मैं, थोड़ा उस क्वेश्चन पे आता हूं। तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि कुछ कलेक्शंस जो हम रियल लाइफ में या मैथमेटिक्स में एनकाउंटर करते हैं वो कुछ इस तरह से है। क्या है लिखा है इन्होंने? ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। जो पता है कि इसने क्या लिखा, जैसे मैं लिखूं अगर कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, देखो हर कलेक्शन सेट नहीं होगा, तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा वाला कलेक्शन सेट होगा और कौन सा वाला कलेक्शन सेट नहीं होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसका क्राइटेरिया ये था कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है वो सेट है, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है, सिंपल। अब वेल डिफाइंड कैसे डिसाइड होगा? तो वेल डिफाइंड डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना है कि उसकी मीनिंग सबके लिए सेम हो, वो सेट बदलता ना हो, या अगर मैथमेटिकल सेंस में बोलूं तो कोई पर्टिकुलर मैं एलिमेंट लूं, कोई पर्टिकुलर चीज उठाऊं, तो बिल्कुल मुझे क्लियर हो कि वो उस सेट का मेंबर है, वो उस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो हम डिसाइड करेंगे वो वेल डिफाइंड है। ओके, सो ये कह रहा हूं कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है वो सेट है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है। तो जैसे ठीक है, मैं यहां एग्जांपल दिया है कि पहला वाला सेट है, दूसरा वाला सेट नहीं है, क्योंकि दूसरा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट क्रिकेटर है ना, कोई दूसरा क्रिकेटर उठा लो, है ना, सबका अपना फेवरेट होता है, तो हो सकता है वो किसी के लिए बेस्ट हो, किसी के लिए बेस्ट ना हो, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, जैसे ये लिख दिया। अब से तुम लिखो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो बताओ ऑड नेचुरल नंबर्स का मीनिंग सबके लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा? अलग अलग पर्सन के लिए डिफरेंट होगा? सेम ही होगा, है ना, क्योंकि किसी सबके लिए सेम मीनिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल डिफाइंड है ना, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड है। तो जैसे मैं लिखूं, अगर इसको मैं संदीप आपका माइक अनम्यूट है, जैसे आप बोल के फिर म्यूट कर दो क्योंकि उससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। संदीप बंसल, अरे मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। अच्छा वो साउंड बढ़ाओ, फोन से अगर ज्वाइन किया तो फोन का साउंड बढ़ाओ, माइक ऑन करो। तेज है, बढ़ाया हूं लेकिन वीडियो भी नहीं दिख रहा है। नहीं, पिन करो वीडियो, तुम्हें बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, मैं जिसमें थोड़ा दिख रहा हूँ पिन करो, वहां पिन करने का ऑप्शन है, अब उसको पिन करो फिर दिखूंगा मैं। वहां देखो पिन का ऑप्शन होता है, क्लिक करो उस पर, 3 डॉट होगा तो उस पर पिन का ऑप्शन होगा, पिन करो, पिन करने का ऑप्शन होगा, पिन करोगे तो फिर उसमें लार्ज वही दिखेगा, सिर्फ मैं ही दिखूंगा, उसमें होता है एक ऑप्शन, चलाते चलाते सीख जाओगे, पहली क्लास है ना आज, तो क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग, जैसे हम लोग भी जब पहली बार यूज करते हैं कोई चीज तो मुझे नहीं पता होता है, तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, जो लोग पहली बार यूज कर रहे हैं।
चलो मैं क्या लिखा था, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा यहाँ इन्होंने जैसे लिखा है कि लेस देन 10, तो चलो मैं भी लेस देन 10 ही कर देता हूँ, लेस देन 10। तब मुझे पता है कि ऐसे कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है। जैसे हम जानते हैं 1 और नेचुरल नंबर लिखा है हमने, है ना, तो 1 3 5 7 9। अब ये नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इसकी मीनिंग सबके लिए सेम है ना, किसी चेंज नहीं होगा किसी दूसरे पर्सन के लिए इस तरह से। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, और इसलिए ये कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने कलेक्शन लिख के दिए हैं आपको, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया। अब कोई कलेक्शन लिखेगा, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया में जितने रिवर्स हैं उसका लिस्ट बना सकते हैं, एक कलेक्शन बना सकते हैं, और सबके लिए उसकी मीनिंग सेम ही रहेगी, है ना, मतलब कलेक्शन सेम ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लो अगर नील नदी इंडिया में नहीं है तो कोई उसमें इंक्लूड कर देगा, ऐसा तो है नहीं। गंगा इंडिया में है तो कोई बाहर कर देगा, तो वो गलत, मतलब अगर कोई लिस्ट बनाएगा तो दैट विल बी द सेम फॉर एवरीवन। सो वेल डिफाइंड का मतलब फिर से मैंने क्या कहा कि कोई पर्टिकुलर मेंबर उठाओ तो वो क्लियर हो आपको कि वो उस मेंबर उस सेट में होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर मैं नील नदी का नाम लेता हूं तो बताओ क्या नील नदी इंडिया में है, आइडिया आप लोगों को? नहीं है, तो वो इस कलेक्शन में नहीं होगा, क्लियर है, सबको क्लियर है ये। फिर ऐसे ही गंगा नदी का नाम लेंगे, तुम्हें पता है गंगा नदी इंडिया में है, तो वो इस कलेक्शन में होगा। सो मैं कोई पर्टिकुलर एक मेंबर लूं तो मुझे क्लियर होगा कि उसमें है या नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, तो वो सेट वेल डिफाइंड है। तो ये वेल डिफाइंड है, ये भी एक सेट है। तो इन्होंने कुछ सेट दिए हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, ये सब कलेक्शन बता रहे हैं। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल हो गया, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, या डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं, तो इस तरह से। तो ये कुछ कलेक्शंस बता रहे हैं, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 2, जैसे मान लो लिखूं मैं कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब 210 का आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, तो जो भी सेट होगा वो मतलब सबके लिए सेम ही फैक्टर्स रहेंगे। सो हमारा पॉइंट अभी क्या है, हमारा पॉइंट अभी डिसाइड करना कि कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो वो आपको समझना है। तो ये बता रहा है कि ये सब कुछ कलेक्शंस हैं। सो ठीक है, एनसीईआरटी बुक ही है, तुम उसमें भी देख सकते हो, तो अपने बुक में। तो ये कुछ कलेक्शन है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इन्होंने लिखा क्या, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं तो लार्ज भी कर सकते हैं हम लोग। सो इस तरह से है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि अब कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, वी नोट दैट ईच वन ऑफ द एबव एग्जांपल इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। अभी क्या लिख रहा है, is a well defined collection of object in the sense that, देखो ये क्या लिखना चाह रहा है कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है इन द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक तुमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो वो तुम्हें क्लियर है कि वो उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। यही क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है ना। सो इस तरह से है। तो मैं सीधा यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ अब। तो जैसे मैं सेट को अगर डिफाइन करूं तो सेट क्या होगा, तो सेट होगा कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल, ये हो गया सिंपल। सेट का डेफिनेशन क्या है ना, तो कोई देखेगा सेट का क्या डेफिनेशन है, तो सेट का डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल ये है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ देखे ही हैं, जैसे मैं लिखूं कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इस तरह से, सो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सो ये हो गया कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है, कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट होगा इस तरह से ना। जैसे और भी लिखा था हमने, जैसे एग्जांपल मान लो पहला, दूसरा मैं लिखूं अगर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो ये सब क्या है,
नेचुरल नंबर सबके लिए सेम ही है। सो दीज कलेक्शंस आर सेट, जो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है वो सेट है। ओके तो जिसको डाउट हो, अभी क्या बता रहा था मैं, बस सेट का डेफिनेशन बताना चाह रहा था। डेफिनेशन क्या है कि हमने ये बताया आपको कि सेट जो है कलेक्शन है, लेकिन कौन सा कलेक्शन है, जो वेल डिफाइंड है। फिर दूसरा हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए कि कैसे डिसाइड करेंगे वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, सो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है कि ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे, मतलब ये कुछ नोटेशंस हैं जो पूरा मैथमेटिक्स में आता रहेगा। ठीक है, सो ये नोटेशंस हैं जो हम यूज करेंगे। जैसे n का मतलब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जो कैपिटल N है वो नोटेशन यूज होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छा, अच्छे से नहीं दिख रहा है? अभी अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है? यस सर। हाँ चलो, तो इससे करते हैं। सो मैं कह रहा हूँ ये कुछ नोटेशंस हैं। जैसे जो n है, कैपिटल N लिखा हुआ है, सो कैपिटल N का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। Z का मतलब है सेट ऑफ ऑल, अच्छा इसमें क्या क्या आएगा देख लो, इसमें लिख के दिखा देता हूँ। तो जो n है मैं इधर लिख देता हूँ। तो जो नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सो जो एक्चुअली नंबर सिस्टम है, ठीक, सो एक बार नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सेट में ये भी आएगा। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, मेनली हमें जो नोटेशन बता रहा था, सो देखो ये नॉर्मल n नहीं है, तुम बुक में देखोगे वो बोल्ड किया हुआ है। सो बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसीलिए बोल्ड किया हुआ है। नॉर्मल n नहीं है ना, जैसे नॉर्मल n का मतलब कुछ भी, मान लो नवीन हो गया, तो उस तरह से वो n नहीं है। थोड़े से तुम देखोगे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, वो बोल्ड किया हुआ है। तो हम लोग जनरली या कुछ दूसरे बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा रहता है, जो विदेशी राइटर से बुक तुम देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा। ये बताने के लिए बस कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नॉर्मल n से अलग है, मतलब कोई भी n सेट भी हो सकता है एक। तो ये एक थोड़े डिफरेंट नोटेशन है, बिकॉज ऑफ नंबर सिस्टम का पार्ट है, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करने का स्पेशल तरीका है। इस तरीके से तो बोल्ड करके लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा। सो ये नोटेशन जो यूज होगा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। सो अभी आगे बताऊंगा कि सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट लिखने के दो फॉर्म है, तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अभी शुरू कर लेता हूं। तो तुम लोग ये बताओ नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा नंबर आता है नेचुरल नंबर में, कोई बताओ नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करो फिर बताओ कौन कौन सा, 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से। जी हिमांशु आपका माइक अनम्यूट है, हिमांशु वर्मा। हाँ, सो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, है ना। सो नेक्स्ट है, जैसे मान लो नेक्स्ट हमारे पास है z। सो z में इस तरह लिख रहा हूं, इसका मतलब होगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मुझे बताओ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, क्या क्या नंबर्स आएगा इसमें। अगर मैं चलो कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूं। हाँ सर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होगा क्या? इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट जस्ट एक नोटेशन है बताने के लिए वो बहुत बड़ा नंबर है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। इनफाइनाइट बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है कि इनफाइनाइट इज जस्ट अ नंबर। पहले तो बुक्स में ऐसे बताया जाता है सिंबल, अभी नंबर्स। कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में? नहीं नहीं, दूसरे से बुक्स में। नहीं भेजना मुझे, नहीं होगा। तो ये एनसीईआरटी वीडियो कहीं लिखा नहीं होगा। इनफाइनाइट एक नंबर ही नहीं है। इनफाइनाइट जस्ट एक जी सिंबल है सर। हाँ यस यस, इट इज जस्ट अ सिंबल, इट इज जस्ट अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर लाइक दिस, जिसका मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर है ये कहना। इट इज नॉट अ नंबर, ठीक है, वो बताने के लिए बस एक रिप्रेजेंटेशन नोटेशन है, हाँ, या सिंबल है जस्ट। कुछ इसके बारे में लिखा भी नहीं गया सर, इसलिए। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, भी मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का एंड नहीं होता ना। आप मैथमेटिक्स आगे आप बीटेक बीएससी एमएससी पीएचडी करो उसके बाद भी चलेगा, मैथमेटिक्स का कोई एंड नहीं है। तो वही तो ढूंढना है आपको, बहुत सारी चीजें तो नहीं लिखी है लेकिन आपको समझना है, अपनी समझ से डिसाइड करना है। यस, तो आपका क्वेश्चन ठीक था, ठीक है। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, तो जेड जो होगा, जेड का नोटेशन एक्चुअली जेड जो होगा, जेड यूज होता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। मैं पूछना चाहता हूं इंटीजर्स कौन कौन सा नंबर इंटीजर होगा, इंटीजर कौन कौन से नंबर से इंटीजर्स हैं।
हाउ विल यू डिसाइड? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओके। तो क्या 1.5 इंटीजर है? 1.5 तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच है, तो क्या वो इंटीजर होगा? कैसे डिसाइड करोगे इंटीजर है कि नहीं है? बताओ कैसे डिसाइड करोगे? ना तुम्हें पता इंटीजर क्या है? इंटीजर क्या होता है? मान लो तुम्हारा 1 2 3 4 5 ये सब भी है, इसका नेगेटिव ले लो तब भी है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तब भी इंटीजर होता है। ये पर्टिकुलर सेट है जो तुम्हें याद रखना है कौन कौन सा नंबर है। जीरो भी इसमें आता है, तो नेचुरल नंबर हो गया, उसका नेगेटिव हो गया वो भी, और फिर जीरो इंक्लूड करके। तो मतलब कोई बोलेगा इंटीजर को डिफाइन करो, तो इंटीजर क्या एक कलेक्शन है, सेट है जिसमें कौन कौन से नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर आ गया, फिर उसका नेगेटिव्स भी आ गया इंक्लूडिंग जीरो, तो ये इंटीजर्स का सेट है, मतलब ये नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे। फिर रैशनल नंबर आता है, रैशनल कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग? क्यू नोटेशन है सेट ऑफ रैशनल नंबर का, सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसे डिफाइन करते हो तुम रैशनल नंबर को? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा? तो ये बताओ √2/√3 इंटीजर रैशनल नंबर है क्या? नहीं सर। तो तुमने तो ऐसे ही कहा कि p/q होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिखा √2/√3, √3 जीरो नहीं है, तो क्या और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ, p और q क्या होना चाहिए? यस, सो p और q इंटीजर होना चाहिए। p जो है वो इंटीजर होगा, q जो है वो भी इंटीजर होगा, ये जरूरी है, या ऐसा लिख सके एटलीस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखा है 1.5/2.5, अब कोई बोलेगा ये रेशनल नंबर है क्या, तो हम कोशिश करेंगे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको p/q, जहां पे p इंटीजर हो, q इंटीजर हो और जो q है जीरो ना हो, ये ध्यान रखना है। तो यस ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करके, है ना, 3/2/5/2, ये 2 कैंसिल, तो 3/5 आ जाएगा लाइक दिस। सो इसका मतलब यस ये हो जाएगा, लेकिन इसको हम रैशनल बोलेंगे क्या? तो इसको तुम कुछ भी कर लो, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा p/q जहां p q इंटीजर हो और q जीरो ना हो, है ना, इस तरह से। सो मतलब ये रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल होगा, कहने मतलब ये है। तो अगर किसी नंबर को तुम लिख सकते हो, इफ यू कैन राइट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो, दैट इज द रेशनल नंबर, ठीक है। फिर इरेशनल क्या होता है, ये तुमने पढ़ रखा है ना पहले, हाउ डू यू डिफाइन इरेशनल नंबर्स? हाँ यस, ये भी एक तरीका है। हाँ, सो लाइक p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ये भी है, या और भी तरीके हैं, तुमने 9th 10th में पढ़े होंगे वो मेथड्स, तो मैं ज़्यादा उससे डिटेल में जाऊंगा नहीं, अभी मुझे सिर्फ बताना था कि नोटेशंस क्या है। तो n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज किया जाता है, ये पूरा आगे भी जब भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे जहां तक वहां यूज होता है। z इंटीजर के लिए यूज होगा, q रेशनल के लिए यूज होगा, q डैश इरेशनल के लिए यूज होगा, r रियल के लिए यूज होगा। तो ये सब कुछ नोटेशंस है जो एनसीईआरटी बता रहा है यहाँ पे, देखो तो जो यहाँ पे बताना चाह रहा है ये कि n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या है ना, जो 1 2 3 4 इस तरह से। इंटीजर्स क्या है, सो 0 +-1 +-2 इस तरीके से। फिर रेशनल नंबर्स क्या है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p q इंटीजर्स हो और q जीरो ना हो। इरेशनल कैसे डिफाइन करते हैं, अच्छा इरेशनल यहाँ लिखा ही नहीं, तो इरेशनल क्या होगा कि उसके कई सारे फॉर्म है, या तो उसके डेसिमल फॉर्म पे डिफाइन कर लो तुम कि डेसिमल फॉर्म उसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं, या वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर pq शुड बी इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो, तो उस बेस पे भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, जैसे z प्लस है ना, तो ये समझ आ गया, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो ये कुछ नोटेशंस है जो ये समझाना चाह रहा है तुम्हें, ठीक है, सिंबल्स समझ लो। तो देखो यहाँ क्या क्या है, देखो यही कहना चाह रहा है कि द सिंबल्स फॉर द स्पेशल सेट्स
ये कुछ स्पेशल सेट्स हैं जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगा। तो कह रहा है कि द सिंबल्स फॉर स्पेशल सेट्स गिवन अबव विल बी रेफर्ड टू थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये टेक्स्ट बुक, ये पूरी किताब में ये नोटेशन यूज किए जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे जो मैं बात कर रहा था वेल डिफाइन नॉट वेल डिफाइन का, इन्होंने एक कलेक्शन दिया है तुम्हें, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ये कलेक्शन है, देखो क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कलेक्शन है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मैं इस कलेक्शन में आता हूं, तो कुछ लोग जो ज्यादा प्यार करते बोल देंगे हाँ सर, कुछ लोग इनको प्रॉब्लम है मेरे से बोलेंगे नहीं। तो क्या अच्छा मतलब क्या ये वेल डिफाइन नहीं हुआ है ना, या मैं कोई बड़ा मैथमेटिशियन का नाम ले लूं, है ना, जैसे रामानुजन हो गए या कोई बड़े बड़े जो मैथमेटिक्स बड़े प्रोफेसर हैं। सो इस तरह से है। सो ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो अब दुनिया के 5 सबसे ज्यादा जो फेमस मैथमेटिशियन या सबसे अच्छे जो मैथमेटिशियन उनका कलेक्शन ले रहे हैं हम। तो अब तुम कैसे डिसाइड करोगे, तुम अगर कलेक्शन बनाओगे तुम अपना 5 सेलेक्ट करोगे फेवरेट, मैं बनाऊंगा अपना 5 सेलेक्ट करूंगा। तो कहने का मतलब कि ये जो वर्ड यूज किया है मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन, ये वर्ड क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, और इसीलिए ये वाला कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाला कलेक्शन सेट नहीं होगा, है ना। तो सेट होने के लिए उस कलेक्शन को वेल डिफाइन होना पड़ेगा। वेल डिफाइन का मतलब उसकी पर्टिकुलर एक मतलब उसकी एक कलेक्शन में तुम्हें क्लियर हो कौन सा एलिमेंट आएगा कौन सा नहीं आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है। ओके, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, हम क्या करें, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ मैथमेटिशियन एज अ मोस्ट रिनोड मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कह रहा है कि ये जो मोस्ट रिनोड वाला वर्ड है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे हिसाब से 5 कोई और हो सकता है, आपके हिसाब से 5 कोई और होगा, उसके हिसाब से कोई और होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, यही कहना चाह रहा है। सो दस इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये तो अब यहां इन्होंने सेट का डेफिनेशन लिख दिया, देखो ये रहा सेट का डेफिनेशन। क्या लिखा डेफिनेशन, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A set is a well-defined collection of objects। तो ये सेट का डेफिनेशन है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसी में देख लो, और कुछ दिक्कत हो तो पूछना। तो ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट इन्होंने डिफाइन किया सेट को इस तरीके से। सेट का डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब कुछ पॉइंट तुम नोट कर सकते हो इसके बारे में। जैसे पहला पॉइंट ये है ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर, ये तीनों सेम बात है। तुम बोलो सेट का एलिमेंट, सेट का मेंबर, सेट का ऑब्जेक्ट्स है, सो दे आर सेम थिंग। ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। सिनोनिम्स मतलब दे हैव द सेम मीनिंग, इनकी सेम मतलब है, तो ये सिनोनिमस है ना, मतलब सेम ही है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो सेट को जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो जनरली यही होगा। बहुत आगे जाओगे तो कई बार हम लोग लिख देते हैं छोटे लेटर से बाद में, लेकिन अभी तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे सेट को सिर्फ हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, है ना, हमेशा। और स्मॉल लेटर हमेशा उसका एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बाद में लिखता हूं कैपिटल ए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। सो ए जो है सेट ऑफ वोवेल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं जनरली, और कई बार तुम देखोगे एलिमेंट्स कैपिटल लेटर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बट अभी जनरली हम लोग ये लिखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, अब एक नोटेशन आता है। तो यहां तक अभी हमने क्या डिस्कस किया, सो यहां तक हमने सिर्फ डिस्कस किया सेट होता क्या है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि सेट का डेफिनेशन क्या है। तो सेट का डेफिनेशन बुक के हिसाब से, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड कैसे डिसाइड होता है, तो कोई पर्टिकुलर मैं एलिमेंट या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं तो मुझे बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो वो उसमें होगा या नहीं होगा, और हमें ही नहीं सबको क्लियर हो तो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे थे, मैं फिर से लिख देता हूं। जैसे
मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ये लिखा था मैंने पहले भी, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो मुझे इसमें क्लियर है कि ए इसमें आएगा, बी इसमें नहीं आएगा, है ना, सी नहीं होगा इसमें। सो कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सेट, है ना। तो ये कहने का मतलब था। तो अभी तो हमने मेनली यही समझा है कि कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन ये था कि जनरली वी, जैसे मैं अगर रिमार्क में लिखूं उसी पॉइंट को जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कि जनरली क्या होता है कि वी रिप्रेजेंट सेट बाय कैपिटल लेटर्स, वी रिप्रेजेंट इट्स एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आगे एक नोटेशन आता है। हेलो जी पूछिए। सुन रहे हैं सर? हिमांशु क्लियर है, आवाज आ रही है कि नहीं? अरे सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है? कैसे नहीं आ रही है भाई? अरे सर मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रही, कैसे आएगी सर? तुम देखो उसमें जितने पार्टिसिपेंट है उसमें जाओ, देखो जहां पे लिखा होगा संतोष कुमार, उस पे एक 3 डॉट होगा, उस पे क्लिक करो, पिन का ऑप्शन आ रहा होगा, PIN लिखा होगा, पिन। पिन, हाँ पिन तो हो रहा है। पिन करो, फिर वो सिर्फ डिसाइड दिखेगा तुम्हें वीडियो। चलिए ठीक कर दिया। तो दिख रहा है कि नहीं? पहले अभी पहले भी किया था लेकिन दिख नहीं रहा वीडियो, कुछ आवाज सुनाई दे रही प्रॉपर लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। अभी आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया। तो वो तुम एक काम करो, जैसे क्या होता है कई बार कि किसी और को तुमने पिन कर रखा होगा तो उस चक्कर में नहीं आता है, वरना गूगल मीट पे क्या होता है। अच्छा, दरअसल अभी मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास चल रहा हूँ ना, अभी इससे पहले कभी नहीं किया तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, ये किए थे तभी ऐसी दिक्कत होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दिक्कत होती है। अब एक बार मैं चेक करता हूँ कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है। एक बार फोन से, मैंने फोन से जो तुम जो फोन से ज्वाइन किए, तुम्हें पार्टिसिपेंट का लिस्ट आ रहा होगा, बहुत सारे लोग, किसी का नाम दिख रहा है तो नाम पढ़ो उसमें। संतोष लिखा है। हाँ संतोष लिखा है, संतोष के आगे 3 डॉट है। नहीं। अरे उसमें होगा संतोष पे क्लिक करो, क्लिक कर दिया। क्लिक मतलब लॉन्ग प्रेस करो, प्रेस करके रखे रहो। अच्छा, तो ऑप्शंस आ गया। कुछ ऑप्शंस आया, क्या क्या ऑप्शन आया? हाँ इसमें 5 ऑप्शन है और अनपिन भी है। पिन पे क्लिक करो। कि नहीं अनपिन था सर। तो तुमने पिन कर रखा है पहले, अब उसको थोड़ा जूम हाथ से, वो कई बार वीडियो बहुत लार्ज होता है, उसको तुम जूम इन करो, जूम इन जूम आउट करो, हो जाएगा, तो वो दिख जाएगा तुम्हें। देखो उस पर क्लिक करके। हाँ फोन से ज्वाइन किया ना, फोन से या लैपटॉप से? ओके, सो आई होप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। देखो ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन था, चलो आगे देखते हैं क्या है। तो अगला मैं क्या बता रहा था, रिमार्क में वही पॉइंट लिखता कि लाइक यूजुअली सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट से स्मॉल लेटर होता है, जनरली ये होता है। आगे थोड़े आते एक नोटेशन आएगा एप्सिलॉन, ठीक है। सो इसकी बात करते हैं। एप्सिलॉन पूरा नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, मतलब ये नोटेशन है, ये पूरा नाम है इसका, ओरिजिनल नाम, ठीक है। लेकिन ये जाना जाता है किसी और नाम से, है ना, जनरली हम लोग पढ़ते हैं किस नाम से है इसको, जैसे इसका, हाँ इसका ओरिजिनल नाम एप्सिलॉन है ना, होता है ना कई बार कि घर का नाम कुछ सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, लोग बुलाते किसी और नाम से हैं, तो वैसे वाला सीन है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कहीं पे, ठीक है, ये एप्सिलॉन इसका ओरिजिनल नाम है, तो कोई बोलेगा ये सिंबल क्या है, तो सिंबल है एप्सिलॉन। इसका यूज कैसे होता है, तो इसका यूज होता है बिलोंग्स टू के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। जैसे मैं अगर लिखूं, मान लो कोई कलेक्शन लिख दिया, जैसे मैं लिखा था AEIOU, है ना, तो ये एक कलेक्शन लिख दिया, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें देख रहा हूं कैपिटल ए में क्या है, जैसे यहाँ पे 5 मेंबर है, तो अगर कोई मेंबर किसी सेट में है तो वो बिलोंग्स टू होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू, है ना। तो जैसे A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, B क्या लिखूंगा, B बिलोंग कर रहा है क्या कैपिटल ए में, ऐसा लिख सकते हैं क्या ये लिखना सही है?
बोलो, कैसा लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए? समझ आ रहा तुम लोगों को? तो ऐसा नहीं, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। काटना क्यों पड़ेगा? क्योंकि लिखा है बी डज नॉट बिलोंग टू ए। हाँ, क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें नहीं है ना, इसमें ए ई आई ओ यू है। तो जो मेंबर उस सेट में है उसी के साथ हम बिलोंग्स टू लगा सकते हैं, जो नहीं है उसमें बिलोंग्स टू नहीं लगाएंगे। तो जो मेंबर है उसमें बिलोंग्स टू लगेगा। लाइक यहाँ पे है, सो ए बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, है ना, इस तरह से। सॉरी, सी डज नॉट बिलोंग टू ए, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। ए कैपिटल ए सेट है और ए ई आई ओ यू स्मॉल वाला एलिमेंट्स है, मेंबर्स है या ऑब्जेक्ट्स है, ये बोल सकते हो। ई जो है, ई क्या इसमें है ना, तो ई बिलोंग्स टू ए लिखेंगे इस तरह से। आई है तो आई बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, है ना। ओ बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, जो भी एलिमेंट इस सेट में है दैट विल बिलोंग टू। तो ये नोटेशन इस तरह से अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है, तो ये तुम पूरा वर्ड में लिखोगे ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, तो स्मॉल ए इज मेंबर ऑफ सेट ए। तो मैथमेटिकली सिर्फ इतना लिखना काफी है। उसी चीज को मैथमेटिकली मैं ऐसा लिखूंगा। तुम जानते हो कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो जितने इक्वेशंस हैं ये सब क्या है, किसी चीज को मैथमेटिकली लिखा गया है ना, उसको तुम लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, बता सकते हो। सो मैथमेटिक्स बहुत छोटे कम स्पेस में तुम बहुत ज्यादा चीजें लिख सकते हो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, इस तरह से। ओके, तो A बिलोंग्स टू ए मतलब स्मॉल a इज मेंबर ऑफ सेट कैपिटल A, सिंपल। B डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब जो स्मॉल b है इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट कैपिटल A, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो ये एक नोटेशन हो गया तुम्हारा। अरे चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये थ्योरीज बहुत हो गया, थोड़ा आगे आओ। तो मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस, देखो तुम्हें ट्राई करना है ये, फिर मैं वापस आऊंगा इस थ्योरी पे। उससे पहले सीधा आ जाओ एक्सरसाइज पे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। आओ इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, एनसीईआरटी का मतलब पहला जो एक्सरसाइज है वो है। अब क्या बोल रहा है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, देखो जो सेट का डेफिनेशन हमने देखा था, तो डेफिनेशन पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो हमने पढ़ा है आपको समझ आया कि नहीं है, आप लोग है ना अनम्यूट करके बताना। देखो सो कह रहा है कि विच, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन कौन सा सेट्स है और फिर तुम्हें उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, मतलब क्यों है ऐसा तुम्हें डिसाइड करना है। लाइक तुम्हें ये डिसाइड करना है वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है, तो ये डिसाइड करना है। चलो तो एक बार आप लोग ही बताना, ठीक है, जो आपको समझ आए तो आप लोग बताना यस और नो। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, क्या ये सेट है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे नाम सेट नहीं है। नहीं, अब तुम्हें समझना पड़ेगा इसको। ये बोला है, तुम्हें देखो तुम्हें क्या ध्यान लग रहा है, कहना क्या चाह रहा है, एक ये कलेक्शन बता रहा है तुम्हें। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो ये क्या कहना, फिर से पढ़ो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तुम्हें एक कलेक्शन खुद बनाना है। तुम बताओ क्या ऐसा कलेक्शन बना सकते हो मंथ्स का जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है? तुम बताओ ऐसे कौन कौन से मंथ्स है ईयर में जो जे से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी, जून, जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा कोई और मंथ है? ओके, तो तुम डिसाइड कर तो पा रहे हो कि ये 3 मंथ है जो इस कलेक्शन में है, बाकी मंथ इस कलेक्शन में नहीं है, तो इसी को तो बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो बताओ ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है? हाँ, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा है कि क्या सारे मंथ जे से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें एक कलेक्शन दिया गया है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर वो वेल डिफाइंड है तो सेट होगा, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। तो हमें डिसाइड करना वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो वेल डिफाइंड कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम कोई एक पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट किया। अब हम इस बात में बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि वो उस कलेक्शन में है या नहीं है। जैसे आप डिसाइड कर पा रहे हो कि जनवरी इस कलेक्शन में है, फरवरी इस कलेक्शन में नहीं है, मार्च इसमें नहीं है, अप्रैल इसमें नहीं है, मई इसमें नहीं है, जून है, जुलाई है, अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, नवंबर दिसंबर नहीं है। तो हम डिसाइड कर पा रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं है और सबके लिए ये सेम चीजें हैं। तो मतलब ये जो कलेक्शन है, अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड।
है ना। सो ये अब फिर से बताओ ये सेट है कि नहीं है। हाँ सर। हाँ ये सेट है, ठीक है। तो हमें एक कलेक्शन इसने दिया है, अब हमें डिसाइड करना है कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वेल डिफाइंड है तो सेट है। तो इसने बोला था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, तुम्हें वो मंथ सेलेक्ट करने हैं ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है उसको सेलेक्ट करना है। तो हमने 3 मंथ हमें मिला, सो 3 इसमें मेंबर है, अब और कोई मेंबर नहीं है, हम डिसाइड कर पाए। दिस इज फॉर ऑल आल्सो, मतलब ये सबके लिए यही मीनिंग होगा। सो दैट इज वेल डिफाइंड। ओके नेक्स्ट, चलो सेकंड पे आते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो अनम्यूट करो और पूछो, है ना। देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, बताओ तुम लोग क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्या ये सेट है? नहीं है, यस। सो क्यों नहीं है? हाँ राइट। तो ये जो वर्ड लिखा है मोस्ट टैलेंटेड, फिर से अब जो मुझे अच्छा लगता है उसको मोस्ट टैलेंटेड मैं मानूंगा, लेकिन जो नहीं लगता, लेकिन दूसरे पर्सन के हिसाब से जो मैं समझ रहा हूं वो नहीं हो सकता। लाइक दिस विल वेरी पर्सन टू पर्सन। तो मेरे हिसाब से 10 की लिस्ट कुछ और होगी, आपके हिसाब से कुछ और होगी, तीसरे के हिसाब से कुछ और होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। वेल डिफाइंड होता तो सबके लिए एक ही मीनिंग होता, मतलब लाइक कहने का मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सेम मीनिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि इंडिया में जितने राइटर्स हैं उन सारे राइटर में 10 मोस्ट टैलेंटेड को सिलेक्ट करो। तो मैं सेलेक्ट करूंगा कुछ और होगा, आप सेलेक्ट करो कुछ और होगा, इस तरह से कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है कि नेक्स्ट, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बताओ ये सेट है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, फिर से हाँ, बेस्ट फिर से वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए बेस्ट कुछ और है, आपके लिए बेस्ट कोई और होगा। सो ये चीज है। ओके, अब नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जो बॉयज है उसका कलेक्शन की बात कर रहा है। बताओ तो ये सेट है कि नहीं है? होगा सर। हाँ ये होगा, बिकॉज तुम्हारे क्लास में कुछ पर्टिकुलर बॉयज होंगे, उसका कलेक्शन होगा, तो ये सेट होगा, है ना। कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, सो आपकी क्लास की बात कर रहा है, तो उस क्लास में पर्टिकुलर नंबर बॉयज होंगे, तो उसका कलेक्शन सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सेट है कि नहीं है? है सर। है। फिर से नेचुरल नंबर लेस देन 100 सबके लिए वही मीनिंग है, 1 से लेके 99 तक, 1 2 3 4 5 6 अप टू 99। सो ये होगा। नेक्स्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उसका कलेक्शन, क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? हाँ सर। है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी लिखे होंगे उसका एक कलेक्शन है, वो सबके लिए है ना। सो वो एक कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के नॉवेल्स की बात कर रहा है। अब अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बोलो सेट है? नो। क्यों? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर का कलेक्शन, इवन क्या होगा भाई, इंटीजर्स है, तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, तो ये है। तो देखो तुम्हें एक कलेक्शन दिया है, किसका कलेक्शन, तुम्हें इसका एक ग्रुप बनाना, कलेक्शन तो एक जगह कलेक्ट करना है, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है वो देखना है तुम्हें। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने इवन इंटीजर्स है उसका कलेक्शन, तो जितने इवन इंटीजर्स है उसका अगर तुम कलेक्शन लिखोगे तो वो वेल डिफाइंड होगा, तो सेट है। अच्छा, अब आओ थोड़े अगला, हम बिलोंग्स टू की बात कर रहे थे ना, तो अगला क्वेश्चन शायद, अच्छा अभी और पार्ट है, देखो। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन, बताओ वेल डिफाइंड है कि नहीं? यस सर। है। ओके,
नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बताओ ये सेट नहीं है। अब देखो किसी को कुत्ता काट लिया तो उसके लिए वही डेंजरस है ना, और किसी के लिए हाथी डेंजरस, किसी के लिए सांप डेंजरस है, किसी के लिए कुछ और डेंजरस है। सो लाइक ये जो वर्ड डिसाइड किया है मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा, तो ये वर्ड प्रॉब्लमेटिक है। सो मोस्ट डेंजरस वर्ड जैसे बोल दिया तो फिर प्रॉब्लम हर पर्सन टू पर्सन फिर से वैरी करेगा ये मोस्ट डेंजरस का जो ये टैग है यहाँ पे। सो दैट विल मेक इट नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट। चलो तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की बात कर रहे थे, तो सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ए है ए इज मतलब एक सेट है, सेट के अंदर मेंबर्स क्या क्या है 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये तो बहुत इजी है ना, देखो ये सब 3 और 6 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। यस देखो 5 है क्या, यस 8 है क्या, नहीं 8 नहीं है ना, हाँ 0 है क्या, नहीं 4 है क्या, यस 2 है क्या इसमें, यस 10 है क्या, नो, है ना। तो इस तरीके से हो गया। अभी ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे रोस्टेड फॉर्म और सेपरेटेड फॉर्म। थोड़ा आते हैं एग्जांपल्स पे। तो ये तो एक साइज में 2 क्वेश्चन किया हमने फर्स्ट और सेकंड, अभी स्लो कर रहे हैं सो आराम आराम से, और बात रह गया एग्जांपल्स की। सो अभी बस हमें डिस्कस किया सेट क्या होता है और क्या होता है, मतलब वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड। फिर डिस्कस किया बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब मेंबर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नहीं बिलोंग्स टू, है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ तक डिस्कस किए थे। अब आगे कुछ एग्जांपल्स होंगे, तो इसमें किस तरह के एग्जांपल है। अच्छा इन्होंने सीधा स्टार्ट किया रोस्टेड फॉर्म से एग्जांपल को, तो रहने दो, ये सब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है ना। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, बिलोंग्स टू देख लिया हमने कि ये कह रहा है कि बिलोंग्स टू क्या है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी से ए बिलोंग्स टू ए, और इसी का सिंबल है द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन इसका नाम है, इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। तो जो A बिलोंग्स टू A है तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू A, है ना, इस तरीके से। thus we write A बिलोंग्स टू A, यहाँ लिखा हुआ है। and B is not an element of set A, so we write B does not belong to A and B does not belong to A. Okay, so कहना होता है ये thus in the set V of vowels in English alphabet A is vowel, so V जो vowel का सेट है, तो बोल रहा है small a vowel है, yes, so A will belong to V. B is not a vowel, so B will not belong to V, like this. Okay, so like this मान लो बोल दिया in the set P of prime factors of 30. अब 30 का प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर्स जो डिवाइड करता है 30 को, कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है 30 को, 2 3 5, और कोई है प्राइम नंबर जो डिवाइड करता है 30 को, सो 2 3 5 ही होगा। सो बोल रहा है 3 है और 15 नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 15 डिवाइड तो करता है 30 को, प्राइम नहीं है, इसीलिए इसने कहा था प्राइम फैक्टर। तो इसके आगे अब यहां से नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे कि देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो आज हमने डिस्कस क्या किया, आज डिस्कस किया सेट क्या होता है और ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, बस ये डिस्कस किया। वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड, तो अभी स्लो है ना, आराम से कर रहे हैं। सो बाकी कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल 12th क्लास की क्लास है, 12th की फर्स्ट क्लास है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का। ओके चलो फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।